आप उस फील्ड को चूज़ करो और पैशनेटली उसको फॉलो करते हुए उसमें अपने 100% सक्सेस दो। तब ये जो रास्ता आपने पकड़ा है बस उस पर चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आप ज़रूर पहुँचोगे। मतलब आपको लगता है कि अभी मेरा मूड है और मैंने कोई रील देखी तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मैंने अपना थोड़ा चिल कर लिया, मैंने अपना मूड फ्रेश कर लिया। तो दोस्तों, मैं नसीम खान, फाउंडर ऑफ एस्केप डेकोर प्राइवेट लिमिटेड एंड द ब्रांड बुल। आज हमारे साथ में है द ब्रांड बुल टॉक शो में नितेश जी, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया फ्लिपकार्ट से और डायनाकार्ड तक पहुंचे हैं, जिसकी आज वो है चेयरमैन। आज हम उनसे बात करेंगे उन्होंने कैसे अपना करियर शुरू किया और कैसे इंडिया से यूएसए तक पहुंचे। नितेश जी, जैसे हमने आपके बारे में देखा भी है और पढ़ा भी है, आपकी जो जर्नी रही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट रही है और कहां से कहां तक पहुंचे, तो आपने ये सफ़र कैसे तय किया, आप हमें बताइए। तो मेरी शुरुआत बहुत छोटे लेवल से हुई थी। फ्लिपकार्ट के साथ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे ग्रो करते हुए, सीखते हुए, लोगों से सीखते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए आज डायनाकार्ड के साथ मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। और ये लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, बिकॉज़ जिस इंडस्ट्री को मैंने चूज़ किया था उस समय बहुत सारे चैलेंजेस थे, लोग जानते नहीं थे उस इंडस्ट्री को, उसके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं थे, तो उनके साथ उनको एजुकेट करना और उनके साथ काम करना धीरे धीरे और चैलेंजेस को फेस करते हुए। सो मैं कह सकता हूँ कि वेयर हाउस से बेडरूम तक की जर्नी रही है मेरी, और काफ़ी कुछ अब सीखा है और आगे भी सीखते ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया नितेश जी, जैसे भी आपने कहा है आपने बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, देखा है, तो वो चैलेंज क्या थे आपकी जर्नी की? सो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग चैलेंजेस थे, उनके अलग, हर कंपनी का अपना एक विज़न होता है, उसके उनका एक रोड मैप होता है, तो उसको देखते हुए अलग अलग चैलेंजेस रहे। इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे कि जहाँ पे लोग आपको इंटरटेन ही नहीं करना चाहते थे, वो आपके साथ बात करना नहीं चाहते थे, या उनको एक इनसिक्योरिटी थी रिलेटेड टू बिजनेस या कैसे ग्रो होगा या फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, तो वो उनको सारी चीज़ों को कैटर करते हुए उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि नहीं, आज के दौर में ये सारी चीज़ें अब आगे डिजिटल ही होने वाली हैं, तो उन सबको देखते हुए फिर उनको कन्विंस करना कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, और धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते गए और फिर वो सक्सेस धीरे धीरे बढ़ती गई। मतलब लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मतलब कि 2013 या 14 में फ्लिपकार्ट को ज्वाइन किया हाँ था। जी, उस टाइम तो फ्लिपकार्ट को कोई इतना जानता भी नहीं था। हाँ, कोई क्या, मतलब मेरे नोन लोग, जो मेरे सर्कल के लोग थे, वही नहीं जानते थे, तो उनका ये था कि यार ये गलत उसमें क्यों जा रहे हो, कि ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहाँ पे लोग जानते हो, या कोई ऐसा फील्ड जो पहले से ही डेवलप है और जहाँ पे आप इजीली ग्रो कर सकते हो। उस समय क्या, या तो सेल्स था, आईटी था, बिजनेस आउटसोर्सिंग थी, यही सारी चीज़ें थी। उस समय डिजिटलाइजेशन हो रहा था, इंटरनेट उतना ईजीली एक्सेसिबल नहीं था और हाईली चार्जेबल था, तो उस समय ये डिसीज़न लेना, बट मेरे मन में था शुरू से कि कुछ डिजिटल ही करना है, चाहे वो रिलेटेड टू मार्केटिंग हो या सेल्स हो, लेकिन थ्रू डिजिटल, उसका मीडियम जो होना चाहिए वो डिजिटल होना चाहिए, या तो लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू वो चीज़ें बिके। और फिर धीरे धीरे जैसे एंड्रॉयड आए और आज की डेट में आप ऐप्स के थ्रू सब कुछ सेल और बाई कर सकते हैं। तो मतलब कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर था, विजन और मिशन बिल्कुल आपका क्लियर था कि मैंने जैसा फ्लिपकार्ट में ऐसे रहना, और आप डटे रहे और आज डायनाकार्ड तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें और आपने कैसे कैसे सफर को तय किया, जैसे फ्लिपकार्ट से डायनाकार्ड तक कैसे पहुंचे आप? तो उसमें बीच में कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे मैंने काम किया, बहुत कुछ बड़े प्लेयर्स भी हैं, रिलायंस के साथ मैंने काम किया। अच्छा, रिलायंस के साथ भी काम जी। किया। किस पोस्ट पर किया आपने? वो मेरा रिलायंस का B2B सेगमेंट था। हम
ई कॉमर्स का B2B सेगमेंट को कैटर कर रहे थे, जिसमें डायरेक्टली होलसेल बिजनेस या रिटेलर्स जो है ना वो बल्क बाइंग कर सकें। ड्यूरिंग द कोविड वो ऐसा एक तरीके का एक इनिशिएटिव था जो रिलायंस ने स्टार्ट किया, और फ्लिपकार्ट ने भी वैसा ही एक इनिशिएटिव ट्राई किया था, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड उसमें लर्निंग बहुत थी, क्योंकि नए चैलेंजेस थे, नए तरीके का कस्टमर था, नए तरीके के सप्लायर्स थे, और नए तरीके का रोड मैप था उसका पूरा, और उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा लर्निंग जो थी वो मेरी वहीं से आई। तो बहुत अच्छे मेंटोर्स भी मिले जिन्होंने एजिलिटी सिखाई और आपको बताया कि आगे कैसे, अगर कोई सिचुएशन में फंस जाते हो तो कैसे डील करना है, अपने कस्टमर्स को कैसे रिटेन करना है, अपने वेंडर्स को या सप्लायर्स को आपको कैसे रिटेन करना है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते हो, और जैसे जैसे आप सीखते जाते हो तो वैसे वैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हो चीज़ों को, और ग्रो करने लगते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे सारा लगता है ये सारा आईटी से रिलेटेड सारा वर्क है, तो जैसे जो आज के टाइम में आईटी जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए जैसे आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है और ज़बरदस्त तरीके से अच्छी पोस्ट पर पहुँचे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि आप सीखते रहिए। मेरे हिसाब से ना डिग्री उतनी मैटर नहीं करती है, एक्सपीरियंस और लर्निंग मैटर करते हैं। आप कितना सीखते हो और कितना पैशनेट हो अबाउट योर करियर, कि आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, अगर आपको खेलना है तो उसमें भी आपको पैशन चाहिए, या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए भी पैशन चाहिए। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप में वो पैशन है, जो भी स्टूडेंट आगे इस करियर में आना चाहते हैं, तो उस पैशन के साथ आप आइए, और आप ऑब्वियसली आपको फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप ग्रो कर पाओगे। समझ गया, मतलब वो जुनून होना चाहिए। हाँ जी, आगे अपना बढ़ जाएगा अगर जुनून आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो। सर किसी भी चीज़ में ना आपको जुनून तो चाहिए। अगर जुनून नहीं होगा ना तो आप कैसे करोगे? अगर आपके अंदर वो सीखने की ललक नहीं होगी ना कि यार मुझे कुछ नया सीखना है, तो फिर आप नहीं सीख। अगर आप एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाओगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और उसके बाद आपने चीज़ें को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, तो फिर एक डिक्लाइन आ जाएगा। और अगर आप सीखते रहोगे तो फिर आप ग्रो करते रहोगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि यहाँ पे बहुत सडन चेंजेस होते हैं। आपको पता नहीं है कि सुबह क्या था, शाम तक क्या चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो और बहुत फास्टर मूव करती है। आज के डेट में कोई कॉमर्स आ गया है, वो तो इतना फास्ट हो गया, 10 मिनट में डिलीवरी होती है, ठीक है। आप रील्स 10 सेकेंड 15 सेकेंड में देखते हो, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बदल रही हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखते सीखते ही आप ग्रो करोगे। तो नितेश जी, मुझे एक बात बताइए, जो ये डायनाकार्ड है ये एक्चुअली में करता क्या है और कहाँ पर ये ज़्यादा सर्विस देता है? सो ये हम यूएस में सर्विस देते हैं। जो कंपनी है वो बेस्ड है यूरोप में, और जो हमारा कस्टमर बेस है वो सारा यूएस का है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। और जो सप्लायर हैं वो हम क्रॉस बॉर्डर करते हैं, तो इंडिया से, चाइना से, वियतनाम से, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, और क्रॉस बॉर्डर के थ्रू हम यूएस में सेल करते हैं। इंडिया में ये ऐसा सेगमेंट जो क्रॉस बॉर्डर का सेगमेंट है ये बहुत कम है। कम क्या मैं बोलूँगा, अभी है ही नहीं, कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे जाओगे तो आपको अलीबाबा या इसके अलावा एक दो छोटे और प्लेयर दिखेंगे। DH गेट करके एक कंपनी है यूएस में। इंडिया में कोई ऐसा अभी तक कोई इस स्केल पे कोई नहीं कर रहा है। तो इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी है B2B क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स की, और मुझे लगता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज़ में बहुत बदलाव चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर होंगी तभी ये ग्रो करेगा, तब बन पाएगा, एक मार्केट बन पाएगा कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी बाहर बेच पाएंगे। अच्छा, तो डायनाकार्ड पर जैसे कि आपने बताया ई-कॉमर्स साइट है ये, तो जो इंडियन है वो भी उस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं? हाँ, एज ए वेंडर आप उस पर रजिस्टर हो सकते हो, बट उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर वो पैरामीटर्स आप फॉलो करते हो तो फिर आप डेफिनेटली उस वेबसाइट पे रजिस्टर हो सकते हो। तो हमने अभी उसको वाइडली ओपन नहीं किया हुआ है, वी आर वेरी क्यूरेटेड। तो हम सिलेक्टेड लोगों के साथ ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आके ओपन नहीं है। अच्छा, तो या तो हमें उस पर्टिकुलर ब्रांड या सप्लायर की ज़रूरत है,
या फिर उस कैटेगरी में उस प्राइस पॉइंट या वैसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो हम कंसीडर करते हैं। अदरवाइज़ बहुत उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप सारी चीज़ें फुलफ़िल करोगे तो फिर हमारे साथ आप एसोसिएट हो सकते हो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब जैसे अमेज़न पे कोई भी रजिस्टर्ड हाँ करता है वैसा तो नहीं, उस पे वैसा कुछ नहीं है। नहीं हमने क्यूरेट किया, लोग उसके चुनिंदा पास लोग। हाँ जाएंगे। मतलब अगर आप निश नहीं बेचोगे, अगर अमेज़न जो बेच रहा है वही मैं भी बेचने लगूंगा तो फिर मुझ में और उसमें फ़ायदा क्या होगा। मतलब अगर वो भी कोई चीज़, ये ग्लास वो बेच रहा है मैं भी यही बेचूंगा, सेम प्राइस में मैं भी दे दूंगा तो क्या फ़ायदा। अगर मैं इसे कुछ अलग नहीं दूंगा और उससे बेहतर नहीं दूंगा तो फिर मेरे पास कोई क्यों आएगा। समझ गया। मतलब अगर आपके पास में कुछ अलग है तो आप डायना कार्ड पर रजिस्टर्ड होकर के, लेकिन अप्रोच लगानी पड़ेगी तो अपना आपको प्रमोट कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं है डायना कार्ड पर कोई भी रजिस्टर्ड हो जाए, मोस्ट उसके लिए नीतीश जी की अप्रोच लगा लो तो हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ जी, आपने एक बुक भी लिखी है, मैंने पढ़ा है। हाँ जी। तो वो किस टॉपिक के ऊपर आपने बुक लिखी है और क्या है ऐसा उसमें जो लोगों को पढ़नी चाहिए? वो जर्नी है क्विक कॉमर्स की, फ्रॉम स्टार्टअप टू जाइंट बुक का नाम है। वो इजीली अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, द जर्नी ऑफ क्विक कॉमर्स इन इंडिया। सो अभी उसके पीछे का मोटिव ये था कि जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है वो पिछले 4-5 सालों में बहुत तेज़ी से बूम हुई है। आफ्टर कोविड उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया, बहुत ज़्यादा ग्रो किया उसने। तो मेरा उसके पीछे का मिशन था कि सिर्फ आप उस जर्नी को मत देखो या उसका आउटपुट मत देखो, उसके पीछे क्या है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो भी जानो, और क्या फ्यूचर हो सकता है उसका, उसमें क्या कहाँ पे फेलियर्स आ सकते हैं या कैसे आप सक्सेस उसमें लेके आ सकते हो। तो वो मैंने उसमें अपना ऑब्जर्वेशन और जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें लिखा है। तो वो जो लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं या आगे कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा। उनको पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। तो जैसे अगर कोई बुक पढ़ता है जी, अपना कितना टाइम बचा सकता है वो आपकी बुक पढ़ करके? सो अगर वो बुक पढ़ता है तो वो अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। और मेरा एजेंडा भी यही है कि वो अपना एटलीस्ट माइंडसेट शिफ्ट करे। अगर वो कुछ गलत डिसीजन लेने जा रहा है तो वो बुक पढ़ के अपने डिसीजन को करेक्ट कर सकता है, या उसने अगर कोई डिसीजन गलत ले लिया है तो वो डिसीजन को करेक्ट करने का उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो कि आगे कैसी ग्रोथ है, क्या इंडिया का फ्यूचर होगा या ग्लोबल लेवल पे क्या फ्यूचर होगा। तो वो सारी चीज़ें आप उसमें कंसीडर करके अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे आप उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, तो आप वहाँ पर क्या क्या रोल निभाते हैं? सो मैं स्ट्रेटजी बिल्डिंग का मेरा मेन रोल रहता है। तो कैसे कंपनी को ग्रो करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ऑपरेशनल चैलेंजेस जो हैं उन सब को कैसे हैंडल करना है। सो मेन रोल यही रहता है, और उसमें बहुत सारे डेटा को रीड करना, डेटा एनालिसिस करना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तब आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, एक प्लानिंग करते हो, और उस प्लानिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना मेरा रोल रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जैसे आज के टाइम में यंगर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सो यंगर्स के लिए मेरा यही है कि भाई अपना पैशन फॉलो करो, और जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आप उसमें अपना 100% दे सकते हो, आप उस फील्ड को चूज़ करो और पैशनेटली उसको फॉलो करते हुए उसमें अपने 100% सक्सेस दो। और आप ये मत सोचो कि वो सक्सेस ओवरनाइट हो जाएगी, वो ग्रेजुअली ही होगी। कोई भी चीज़ बनते बनते ही बनती है, ऐसा नहीं है कि आप एक रात में पूरी बिल्डिंग बना देते हो। बिल्डिंग बनने में भी टाइम लगता है और उसके पीछे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है, तब जाके वो एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो सेम चीज़ है कि सक्सेस भी ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे अप्स डाउन आएंगे, और लेकिन अगर आपने वहाँ पे हार नहीं मानी तो डेफिनेटली फिर आपका जो मेन गोल है वो एक दिन आप ज़रूर अचीव करोगे। तो चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना हो आपको, अगर आपको कोई कॉमर्स में जाना है, ई कॉमर्स में जाना है, या फिर आपको खेलना है, या आपको आईटी में जाना है, या आपको पॉलिटिक्स में जाना है, सो और अपनी एक चीज़ और है कि अपनी जड़ों से कभी नहीं हटो। जो आपकी रूट्स है ना जी, उनको हमेशा पकड़ के रहो। तो अगर आपने बहुत बढ़िया बोली, मतलब कि जो रास्ता आपने पकड़ा है
बस उस पर चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आप जरूर पहुंचोगे। Exactly. जहाँ आप थोड़ा सा भटके दूसरी जगह चले गए। राइट। तो अगर आपने अपनी रूट्स को पकड़ के रखा है ना, और उसके बाद आप सक्सेस देखोगे ना, तो आपकी वो सक्सेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म रहती है। एक सक्सेस, आजकल रील्स का टाइम है तो ओवरनाइट सक्सेस भी मिल जाती है, बट वो सस्टेन नहीं करती। बहुत लोग हैं जो वायरल हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद उनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल राइट। तो वैसी सक्सेस मुझे लगता है कि वो बबल है, ठीक है। और वो सक्सेस आई डोंट कंसीडर एज अ सक्सेस। मेरे हिसाब से सक्सेस वो है जो आप धीरे धीरे तय करते हो, एक रास्ता बनाते हो और लोग उस रास्ते को फॉलो करते हैं, और फिर आप एक पॉइंट पे जाके जहाँ पे आप कह सकते हो कि यस आई अचीव समथिंग, और लोग भी आपको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, या वहाँ तक कुछ लोग आपके फॉलोअर्स पहुँचते हैं, तो वो सक्सेस कंसीडर होती है। समझ गया। मतलब आपके कहने का मतलब है जो रातों रात मिली वो तो एक तुक्का हो गया। हाँ, है ना। अच्छा, अगर किसी को ये बात मिल भी जाती है, कोई रातों रात बन भी जाता है, उसको कायम रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। हाँ, ऑब्वियसली आपको ना उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक अगर आप रातों रात कोई चीज़ मिल जाती है आपको, या आप वो सडन सक्सेस जिसको कहते हैं, अगर आपने वो अचीव कर लिया तो फिर आप वो उसको सस्टेन करना भी आना चाहिए। सक्सेस को बना के रखना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आप मेहनत करके या कुछ आज के डेट में आप कुछ भी जुगाड़ लगा के एक टाइम, एक पॉइंट तक तो अचीव कर लेते हो, बट उस पॉइंट पे सस्टेन करना, उस पॉइंट पे बने रहना, वो सबसे बड़ा टास्क है। और लोगों को मुझे लगता है कि जो लोग फेलियर्स देखते हैं या जो फेल हो जाते हैं, आई थिंक उनको वो टैकल करना नहीं आता। तो वो टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी सक्सेस को कायम रखना है, या कोई बिजनेस है, आप शायद मेहनत करके उसको थोड़ा जल्दी ग्रो कर लो, या आप और आपके पास कोई दूसरे टैक्टिक्स हैं उसको फॉलो करके आप बिजनेस बना लो, बट एक उस बिजनेस में बने रहना और उसको आगे बढ़ाना, वो एक सबसे बड़ा टास्क, बड़ी बात है जी। तो रिलायंस है, जैसे उसने धीरे धीरे ग्रो किया और आज वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे आप देख लो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों ही थे, सेम ही कंपनी थी उनके पास भी, सेम बिजनेस कर रहे थे। एक भाई कहाँ चला गया, एक भाई आज बैंकरप्ट हो गया जी। तो वो आपको वहाँ तक पहुँचना, उसको सस्टेन करना, वो आपको सीखना पड़ता है, और वो आपकी लर्निंग से आता है। और आपका विज़न ऐसा होना चाहिए कि मुझे 10 साल में कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, इतने % की ग्रोथ चाहिए, और टेक्नोलॉजीज़ के साथ शिफ्ट करना, नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, और जो आज का माहौल है उस समय के साथ चलना। अगर आप समय के साथ नहीं चलते हो तो डेफिनेटली पीछे रह जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी जैसे बताया है रील्स के ऊपर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जी। जैसे आजकल का यूथ रील्स के ही इसमें टाइम खराब करता रहता है, राइट। और ये सोचते हैं जैसे ये वायरल हुआ है ऐसे हम भी हो जाए। हाँ। क्या ये बात यहाँ तक सही है, सिर्फ अपने एक रील वायरल करने के चक्कर में अपना टाइम खराब किया जाए? या तो देखो, वायरल दो तरीके से, या तो अगर आप में कुछ टैलेंट है, ठीक है, आप उसको शोकेस कर रहे हैं और वो टैलेंट किसी दूसरे के काम भी आ रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट। तो वो एक शायद कुछ टाइम के लिए लोग आएंगे, और वो आपको जो फॉलोअर्स लगते हैं ना, एक्चुअली वो वैसा कंटेंट देखना चाहते हैं फॉर अ टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए। तो लोग फॉलो तो कर लेते हैं, बट वो रिपीटेड नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि अभी मेरा मूड है और मैंने कोई रील देखी तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मैंने अपना थोड़ा चिल कर लिया, मैंने अपना मूड फ्रेश कर लिया, मैं थोड़ा हंस गया, या मुझे लगा कि कुछ मैंने सीख लिया, और कुछ टाइम के बाद और वो मैंने उस बंदे को फॉलो कर लिया फॉर अ टाइम बिंग, बट कुछ टाइम के बाद फिर मैं उससे बोर हो जाऊंगा जी, और फिर मैं उसकी रील्स देखना बंद कर दूंगा, मैं फिर कुछ नया ढूंढने लगूंगा। सो लोग आजकल इतना ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि वो 10 सेकंड की रील भी 2 सेकंड में स्वाइप कर देते हैं राइट। तो वो चीज़, और आपको इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है ना डिजिटली, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक की वजह से, तो लोगों के पास पेशेंस लेवल है ही नहीं जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, मतलब सोशल मीडिया आपके लिए ओपन है। और गंदगी
कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग करते हैं गंदगी करते हैं, गंदगी फैला करके सोचते हैं हम वायरल हो जाएंगे। हाँ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। किसी के काम किए। एग्जैक्टली, आप समाज खराब कर रहे हो, आप अपने से आने वाली जो पीढ़ी है आप उसको गलत चीज़ें सिखा रहे हो। और मुझे लगता है कि वो कहीं वो सक्सेस भी नहीं है, वो ना तो वो वायरल है ना वो सक्सेस है, वो सिर्फ एक बबल है फॉर अ शॉर्ट टर्म, और वो धीरे एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर आपके पास जो फॉलोअर्स आपको लगते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये है, वो सारा कुछ एक दिन वैनिश हो जाएगा। नितेश जी, आप मुझे एक बात और बताइए जी। आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि भाई वट एवर यू थिंक जस्ट डू इट। आप जो भी सोच रहे हो, क्योंकि जेनजी जो है ना वो बहुत फास्ट मूव करता है। आप मिलेनियल्स की सोच और जेनजी की सोच में बहुत डिफरेंस है जी। राइट। तो आप जो भी सोच रहे हो पहले, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी क्विक डिसीजन बना लेते हैं, तो पहले डिसीजन बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। अपना जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, योर फाइनेंशियल, वट एवर इज़, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लो, थोड़ा पढ़ लो कि वो कितना लॉन्ग टर्म है, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, या जिस पॉइंट पे अभी आप हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और वहाँ से वो कदम कितनी जल्दी आप अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ों को सोचते हुए ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी बैकएंड की पूरी चीजें जान लेनी चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ। ऐसा ना हो आपने 5 साल किसी चीज के ऊपर मेहनत करी है और फिर 6ठे साल में सोचा यार ये तो सब गलत हो गया। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में एक भेड़चाल होती है ना हमेशा से, अभी से नहीं, पहले से चलती आ रही है। सही बात है। ठीक है कि पड़ोस में अगर कुछ हुआ है तो हम भी वही करेंगे, या किसी के बेटे ने कुछ स्टार्ट किया है तो फिर मेरा बेटा भी वही स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो वो चीज़, और हर एक इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है। अगर वो कैपेसिटी आपने एनालाइज कर ली कि मैं ये करने के काबिल हूँ भी नहीं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, देन यू कैन अचीव इट। ऐसा तो नहीं है ना यूपीएससी कितने लाखों के लोग देते हैं, बट सिलेक्ट तो 1000 लोग ही होते हैं ना। तो उतनी उस लेवल तक की मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो तो आपको वो फील्ड में जाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे रास्ते हैं आज की डेट में, एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। अदरवाइज भेड़ चाल चलने की कोई जरूरत है। हाँ, वो तो खामखा टाइम खराब कर। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नितेश जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ जी। आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल का जो समाज चल रहा है, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो आजकल का जो समाज है, स्पेशली जेनजी या जो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं सोशल मीडिया से, उनके लिए है कि भाई यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट मत करो, डू समथिंग जहाँ पे आप और बेटर कर सकते हो। अपनी फैमिलीज़ पे फोकस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव करो जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। मतलब यहाँ पे वो टाइम किल करने जैसा है कि आप आके कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी अपलोड कर रहे हो, वो दूसरों का भी टाइम ख़राब कर रहा है जो देख रहा है, और आप भी अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। वो टैलेंट नहीं है, मतलब मेरी नज़र में वो इतना ऐसा कोई सफिशिएंट टैलेंट नहीं है जिसको आप को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर इतना ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है थ्रू सोशल मीडिया। मतलब अगर सोशल मीडिया चला ही रहे तो सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं था ना कि आप, सोशल मीडिया का मतलब था कि आप नए लोगों से जुड़ो, उनके साथ एक नेटवर्क बनाओ, या आपके जो अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको आप डिजिटली उनके साथ कनेक्ट रह सको। आज के टाइम में जब आप हर किसी को कॉल नहीं कर सकते हो या हर किसी से चैट नहीं कर सकते हो, तो उसके साथ आप सोशली डिजिटली कनेक्ट रहो और आपको पता चलता रहे कि वो क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हो। तो यू नो कि वो एक दूसरे के बारे में आप दोनों को अवेयर रहे। बट उसका दूसरा ही वे यहाँ पे अब चेंज हो चुका है। अब वो सिर्फ रील्स या ब्रांड प्रमोशन के लिए, ब्रांड प्रमोशन इज़ गुड, आप वहाँ से ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, आप लोगों तक अपनी ब्रांड को पहुँचा रहे हो, विच इज़ गुड। बट अगर आप कुछ भी गलत सलत कंटेंट बना के और उसको अपलोड कर रहे हो, सो
बट वही है कि लोगों में एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वो कंटेंट भी देखा जा रहा है तो लोग और बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर कर, आपके बारे में जानकर, Thank आपकी you so जर्नी much. को जानकर, आपकी सोच को जान करके मुझे लगता है इसमें हमारी यूथ कहीं ना कुछ आपके आइडियो पर या आपकी बातों पर चलकर कहीं ना कुछ प्रॉफिट जरूर निकालेगी, क्योंकि आपने जो अपना सफर तय किया फ्लिपकार्ट से डायनाकार्ड तक, इंडिया से यूएसए तक, जी तो ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू और सो आप मच। यूएसए में पूरा उनका सिस्टम चल रहा है और आप इंडिया में बैठ करके उसको घुमा रहे, तो ये बड़ी बात है। थैंक यू सो तो मच। खुदा हाफिज, थैंक फिर यू। मिलेंगे Sure. अगले एपिसोड।